दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी। जब गांव की तस्वीर दिमाग में आती है तो हमें खेतों का आभास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गांव की अपनी खूबसूरती, इतिहास और भूगोल होता है। कहते हैं अपने देश से अगर गांव को हटा दें तो यहाँ कुछ नहीं बचता है। अपने देश में इस छोर से दूसरे छोर तक गांव ही गांव है। मन में सवाल आता है कि क्या इस देश में कोई आखिरी गांव भी होगा? तो ये सवाल वाजिब ही है। एक ऐसा गांव है जो इस देश का आखिरी गांव कहलाता है। वो गांव है माना गांव। उत्तराखंड के इस गांव के बाद चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इस गांव का नाम भले माना हो, लेकिन आम बोलचाल में इसे लास्ट इंडियन विलेज यानी आखिरी गांव ही कहा जाता है। देश के सामरिक नजरिए से ये गांव खासा अहम है। ये गांव आज की तमाम आधुनिक कहानियां अपने में समेटे हुए है। वहीं इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये भारत का अकेला ऐसा तीर्थ है जो चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। यही नहीं, इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त करने के लिए भी माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर स्वर्ग का द्वार है। इसके पीछे भी एक कथा है जिसके मुताबिक पांडव यहां से स्वर्ग गए थे। कथा है कि इस समय जब पांडव इधर से गुजर रहे थे तो सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया था। इस पर भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर नदी के ऊपर रख दी थी, जो एक पुल बन गया था और पांडव इधर से गुजर गए थे। इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। वो पुल आज भी मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि सरस्वती नदी यहीं से लुप्त हो जाती है, जिसके बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। देश में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसका इतना ज्यादा महत्व होगा। ऐसी ढेरों कहानियां, मान्यताओं के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे, लेकिन
पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीरे या तेज नहीं करना है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। संध्या के लिए ये सोचना अपने आप में बहुत रोमानियत भरा था कि ये देश का आखिरी गांव है। सड़क पर जो साइन बोर्ड लगा है उस पर भी इसे लास्ट इंडियन विलेज ही कहा गया है। हालांकि इस गांव का नाम माना है। संध्या को इसी गांव में जाना है। दरअसल उसे अपने एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए यात्रा डायरी तैयार करनी है। संध्या बहुत सुबह अपनी मंजिल के लिए कार से निकल पड़ी है। कार को एक ड्राइवर चला रहा है। उसे पहले बद्रीनाथ पहुंचना है। वहां से उसे एक गाइड भी लेना है जो उसे यहाँ के बारे में वो सब कुछ बता सके जो वो यहाँ देखने और जानने आई है। भोर में अगर जल्दी उठ जाया जाए तो एहसास होता है कि सुबह का आना कितना हसीन लम्हा होता है। कैसे धीरे धीरे कालिमा छटती जाती है और कैसे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उजाले का राज शुरू हो जाता है। और जब सूरज की पहली किरणें नजर आती हैं तो वो मंजर कितना हसीन होता है। संध्या के हाथ में डायरी और पेन है। उसने इस सुहानी सुबह के सुहाने सफर के बारे में एक पेज पर कुछ नोट्स लिए। फिर सामने की तरफ देखने लगी। उसने खिड़की के शीशे ऊपर की तरफ उठा रखे हैं। बस एक हल्की सी दरार है उसमें।
वहां से आती ठंडी हवा में न सिर्फ शोखी है बल्कि गजब की ठंड है। हालांकि मौसम बहुत सुहाना है। उसने एक हल्की सदरी पहन रखी है क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे जैसे उत्तराखंड नजदीक आता जाएगा मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ता जाएगा। उसे सड़क के किनारे एक माइलस्टोन नजर आता है। यहां से बद्रीनाथ 7 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है। संध्या अपनी डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। उसने माना गांव के बारे में काफी नोट्स पहले ही ले रखे हैं। उसने डायरी में वहां के बारे में लिख रखा है कि माना गांव तिब्बत चीन की सीमा के पास भारत का आखिरी गांव है। ये गांव उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3219 मीटर है। वो डायरी बंद कर लेती है और आसपास देखने लगती है। उसके आसपास ढेर सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ की चोटियां धूप की रोशनी से चमक रही हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है। हर तरफ असीम शांति फैली हुई है। हवा में थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है। दूर नीचे वादियों में उसे अलकनंदा नदी बहती हुई नजर आती है। यूं लगता है मानो चांदी की बनी कोई हिलती हुई सी रेखा हो। ऊंचाई से वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही थी। संध्या ने बद्रीनाथ से एक टूरिस्ट गाइड लिया और फिर उसका सफर शुरू हो गया। कार अब देश के उस आखिरी गांव माना की तरफ जा रही है। कुछ देर बाद ही उसे एक बोर्ड नजर आता है। उस पर लिखा है लास्ट इंडियन विलेज। यहीं पर ड्राइवर कार को पार्क कर देता है और उसके बाद संध्या अपनी डायरी और पेन संभाले गाइड के साथ गांव की तरफ बढ़ जाती है। पैदल ही संध्या आसपास के नजारों को अपनी आंखों और डायरी में दर्ज करती जा रही है। उसे आसपास हरी भरी और चटियल छोटी बड़ी पहाड़ियां नजर आ रही हैं। हल्की हल्की हवा बह रही है। पूरे इलाके में अद्भुत शांति का वास है। कुछ देर बाद वो एक छोटे से गेट से गांव में प्रवेश करते हैं। गेट के ऊपर
अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वेलकम टू लास्ट इंडियन विलेज माना। गाइड ने बताया कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। अंदर जाने पर संध्या वहां के मकान देखकर मंत्रमुग्ध सी हो जाती है और अपने मोबाइल से तस्वीरें उतारने लगती है। एक वीडियो भी बनाती है। यहाँ लकड़ियों के बने हुए सुंदर मकान हैं। ये मकान दूर दूर तक छिटके हुए हैं। गाइड बताता है कि यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है। यहाँ 60-70 मकान होंगे। संध्या ये बात डायरी में नोट कर लेती है। अंदर उसे कई सारी चाय की छोटी छोटी सी दुकानें नजर आती हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इन दुकानों पर लगे बोर्ड बहुत ही दिलचस्प हैं। हर बोर्ड पर तकरीबन एक जैसी ही इबारत लिखी हुई है, हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये तय करना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी दुकान अंतिम है। संध्या प्रचार की ये एक रूपता देखकर मुस्कुरा उठती है। वो चाय की इन दुकानों की कुछ तस्वीरें लेती है। चाय की सभी दुकानों पर टूरिस्ट का मजमा है। एक दुकान पर भीड़ जरा कम है। वो गाइड के साथ यहाँ चाय पीने के लिए रुक जाती है। गाइड बताता है कि यहाँ पर लोकल चाय से लेकर कई तरह की चाय मिलती हैं। इनमें खास है वन तुलसी चाय, माना की खास नमकीन चाय, वो भी हिंदुस्तान की अंतिम चाय पीने के लिए वन तुलसी चाय का ऑर्डर देती है। इसके बाद वो डायरी में ये सब कुछ नोट करने लगती है। कुछ देर में वो और गाइड यहाँ की अंतिम चाय पीने लगते हैं। वाकई वन तुलसी चाय का स्वाद निराला है। हर चुस्की के बाद उसे यूं लगता है कि जैसे उसकी थकान काफूर होती जा रही है। उसे खुद में ताजगी का एहसास होता है। ऐसी चाय शहर में कहाँ मिल पाती है। संध्या गाइड से कहती है, चाय की चुस्कियों के बीच गाइड उसे बताता है कि हर साल यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ साल भर ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है। इस गांव के लोगों की जीविका का साधन
यही टूरिस्ट हैं। चाय पीने के बाद संध्या कुछ और भी तस्वीरें मोबाइल में कैद करती है। चाय के पैसे अदा करने के बाद एक बार फिर उनका ये सफर शुरू हो जाता है। गाइड संध्या को बता रहा है कि माना सिर्फ अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए ही नहीं जाना जाता है। महाभारत की पौराणिक कथाओं के साथ ही सरस्वती नदी के लिए भी ये मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की जड़ी बूटियों की भी खासी डिमांड है। हवा में थोड़ी सी सर्दी और बढ़ गई है। गाइड संध्या को बताता है कि यहाँ का मौसम 12 महीने ठंडा रहता है। मई जून महीने में भी दिन का तापमान 10 डिग्री के आसपास ही रहता है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर में रात का तापमान माइनस में चला जाता है। गाइड संध्या को नीलकंठ चोटी के दर्शन कराता है। गाइड बताता है कि ये चोटी समुद्र तल से 6,597 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ की ये चोटी गढ़वाल की रानी के तौर पर भी जानी जाती है। कुछ देर चलने के बाद गाइड उसे तप्त कुंड दिखाता है। इस कुंड की खास बात ये है कि इसमें 12 महीने गर्म पानी निकलता रहता है। कहते हैं इस पानी में नहाने से त्वचा रोगों में फायदा पहुंचता है। संध्या गाइड के साथ माना गांव से तोहड़ा की तरफ जा रही है। गाइड उसे सबसे पहले व्यास गुफा दिखाता है। महर्षि वेद व्यास यहीं पर रहा करते थे। कहते हैं महर्षि व्यास ने यहीं पर वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। यहाँ पर गणेश गुफा है। गणेश जी ने वेदों की रचना इसी गुफा में रहकर की थी। यहाँ पर सरस्वती नदी बहती हुई दिखती है। उसके बाद अदृश्य हो जाती हैं। इस बारे में गाइड संध्या को एक कथा सुनाता है। भगवान गणेश जब महर्षि वेद के कहने पर महाभारत की रचना कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी काफी तेज गति से बह रही थी। इसकी वजह से काफी शोर हो रहा था। गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि थोड़ा कम शोर करें, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी।
भगवान गणेश इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया कि वो इससे आगे आज के बाद किसी को भी नहीं दिखाई देंगी। कहते हैं तभी से सरस्वती नदी इसके आगे अदृश्य रूप में बहती है। संध्या एक जगह पर बैठकर अपनी डायरी में ये बातें नोट करने लगती है। उसके बाद वो दोनों गुफाओं की तस्वीरें भी खींचती है। गाइड संध्या को भीम पुल के दर्शन भी कराता है। इस बारे में भी एक दिलचस्प कथा गाइड सुनाता है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी और आगे का रास्ता नहीं दिया। इससे भीम क्रोधित हो गए। उन्होंने 2 बड़ी चट्टानों को उठाकर उसके बीच में रख दिया। इस पुल से पांडव आगे बढ़ गए। ये पुल आज भी मौजूद है और इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। भीम पुल देखने के लिए यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। संध्या ने भीम पुल की कहानी नोट करने के बाद तस्वीरें भी उतारी। गाइड संध्या को वासुधारा दिखाने भी ले जाता है। ये बहुत ही अद्भुत झरना है। यहाँ का दृश्य देखकर संध्या सम्मोहित हो जाती है। ये झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। संध्या इस जगह की कई तस्वीरें उतारती है। संध्या को ये सब कुछ देखकर बहुत आनंद आता है। वो सभी के बारे में डायरी में विस्तार से नोट करती जाती है। वो गाइड को बद्रीनाथ छोड़ने के बाद वापस अपने होटल आ गई है। डिनर करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई है। वो काफी थक सी गई है। उसने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब वो धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरती चली जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां
सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।